जरा सोचिए, एक ऐसी विरासत के बारे में जो 1000 साल से भी ज्यादा किसी भी हमलावर के सामने नहीं झुकी। नहीं, ये कोई कल्पना की कहानी नहीं है। ये भारत के इतिहास का एक ऐसा पन्ना है जिसकी शुरुआत एक ऐसे हीरो से होती है जिसका नाम शायद हम में से बहुतों ने सुना भी नहीं होगा। तो सवाल ये उठता है कि ये हुआ कैसे? मतलब जब बड़े बड़े साम्राज्य मिट्टी में मिल गए तो मेवाड़ जैसा एक छोटा सा राज्य सदियों तक आजाद कैसे रहा, अपनी आजादी की मशाल कैसे जलाए रखी? इसी सवाल का जवाब हमें इतिहास में बहुत पीछे ले जाता है। जरा सोच कर देखिए, उस समय की सबसे बड़ी सुपर पावर दिल्ली सल्तनत, जिसने लगभग पूरे भारत पर राज किया था, वो भी मेवाड़ को कभी पूरी तरह से अपने सामने झुका नहीं पाई। ये अपने आप में कमाल की एक अनबिलीवेबल बात थी। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दिल्ली सल्तनत के बाद आए मुगल, अकबर जैसा शहंशाह, उसने भी अपनी पूरी की पूरी ताकत लगा दी, लेकिन मेवाड़ की आज़ादी के जज्बे को वो भी नहीं तोड़ सका। तो आखिर इस हिम्मत की, इस साहस की जड़ें कहाँ थीं? इस कमाल की कहानी की शुरुआत होती है आज से लगभग 1300 साल पहले, 8th सेंचुरी में। तो चलिए चलते हैं उसी दौर में और जानते हैं उस हीरो के बारे में जिसने इस विरासत की नींव रखी। तो 8वीं शताब्दी का भारत एक तरह से एक मोड़ पर खड़ा था। एक ऐसा समय था जब कुछ भी हो सकता था, बहुत अनिश्चितता थी और खतरा बहुत बड़ा था। एक तूफान कह सकते हैं भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। हुआ ये था कि महान सम्राट हर्षवर्धन के बाद नॉर्थ इंडिया में कोई एक बड़ी ताकत बची ही नहीं थी। पूरा इलाका छोटे छोटे राज्यों में बट गया था और ये राज्य क्या कर रहे थे? आपस में ही लड़ रहे थे। जाहिर है, इस बिखराव की वजह से भारत बाहर से आने वाले हमलों के लिए बहुत बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था और ये खतरा धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। देखिए, हर्षवर्धन के बाद राजनीतिक अस्थिरता तो थी ही, फिर 712 सीई में अरब हमलावरों ने सिंध पर कब्जा कर लिया। ये एक तरह की वार्निंग बेल थी और देखते ही देखते वो भारत के और अंदरूनी हिस्सों में घुसने लगे। उस वक्त तो ऐसा लग रहा था कि इन्हें अब कोई नहीं रोक पाएगा। और ठीक इसी निराशा भरे माहौल में एक चट्टान की तरह सामने आते हैं बप्पा रावल, और उन्होंने इस चैलेंज का सामना करने के लिए एक ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाई जिसने सचमुच इतिहास का रुख ही बदल दिया। तो ये आक्रामक रक्षा या ऑफेंसिव डिफेंस आखिर था क्या? देखिए, इसका मतलब सिर्फ अपनी सरहदों को बचाना नहीं था। नहीं, इसका सीधा सा सिद्धांत था कि असली डिफेंस तो तब होता है जब दुश्मन को उसके ही घर में घुसकर चैलेंज किया जाए। ये उस जमाने के हिसाब से एक रेवोल्यूशनरी सोच थी, क्योंकि तब ज्यादातर राजा क्या करते थे? बस अपनी सीमाओं पर बैठकर हमलावरों का इंतजार करते थे। आइए अब उनके इस पूरे कैंपेन को समझते हैं। स्टेप 1, उन्होंने चित्तौड़ को जीतकर अपना बेस मजबूत किया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि यहीं से तो शुरू हुई। स्टेप 2, उन्होंने भागती हुई अरब सेना का पीछा करना शुरू किया। ऐसा पीछा किया कि उन्हें सांस लेने तक की फुर्सत नहीं दी। स्टेप 3, और ये तो सच में कमाल था, वो उन्हें खदेड़ते हुए सिंध के भी पार ले गए, आज के अफगानिस्तान और ईरान तक, गजनी खुरासान तक। और स्टेप 4, जो शायद सबसे जरूरी था, उन्होंने हमलावरों के दिल में ऐसा डर बिठा दिया कि अगली कई पीढ़ियों तक किसी की हिम्मत नहीं हुई भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की। अब उस समय एक और महान राजा थे, नागभट्ट प्रथम। उन्होंने भी अरबों को हराया था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन दोनों की स्ट्रैटेजी में एक बड़ा फर्क था। नागभट्ट की रणनीति थी डिफेंसिव, उन्होंने लड़ाई भारत की जमीन पर लड़ी। वहीं बप्पा रावल का तरीका एकदम अलग था, उन्होंने लड़ाई को दुश्मन के घर तक पहुंचा दिया। इससे ना सिर्फ उनकी मिलिट्री हार हुई, बल्कि एक साइकोलॉजिकल हार भी हुई। और बस यही बात उनकी स्ट्रैटेजी को सबसे अलग, सबसे यूनिक बनाती है। बप्पा रावल के इस काम का असर सिर्फ उसी वक्त तक नहीं रहा, नहीं, इसने आने वाली सदियों तक भारत के भविष्य को एक नई दिशा दी। और यहीं से शुरुआत होती है हिंदुआ सूरज की, यानी हिंदुओं का सूर्य के खिताब की। तो इस जबरदस्त जीत का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये था कि नॉर्थ इंडिया को करीब 300 से 400 साल की शांति मिली, एक ऐसा दौर जिसकी उस समय सबसे ज्यादा जरूरत थी। इसी स्टेबिलिटी की वजह से गुर्जर प्रतिहार जैसे बड़े बड़े साम्राज्य पनपे और भारतीय कल्चर को फिर से मजबूत होने का मौका मिला। मतलब साफ था, बप्पा रावल सिर्फ मेवाड़ के रक्षक नहीं थे, वो उस दौर में पूरे नॉर्थ इंडिया के रक्षक बनकर उभरे थे।
उनके बाद मेवाड़ के राजाओं ने हिंदुआ सूरज का टाइटल अपनाया, और ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, ये एक प्रण था, एक संकल्प था। ये इस बात का सिंबल था कि वो सिर्फ अपने राज्य के नहीं बल्कि पूरे हिंदू धर्म और संस्कृति के रक्षक हैं और किसी भी बाहरी ताकत के सामने कभी सर नहीं झुकाएंगे। और हम देख सकते हैं कि ये विरासत कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ी। बप्पा रावल ने आज़ादी का जो आदर्श सेट किया था, वही आदर्श हमें बाद में महाराणा कुंभा की जीतों में दिखता है, वही महाराणा सांगा के बनाए राजपूत संघ में दिखता है, और वही आदर्श महाराणा प्रताप के उस बेमिसाल संघर्ष में भी झलकता है। ये इंस्पिरेशन की एक ऐसी चेन थी जो कभी टूटी ही नहीं। महाराणा प्रताप की ये मशहूर बात कि मेवाड़ का शासक एकलिंग जी हैं, मैं किसी बादशाह के आगे सिर नहीं झुकाऊंगा, ये बात बप्पा रावल की विरासत का पूरा सार बता देती है। ये दिखाती है कि बप्पा रावल के बनाए हुए जो स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल आइडियल्स थे वो 800 साल बाद भी कितने जिंदा थे, कितने पावरफुल थे। ये लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं थी, ये लड़ाई थी स्वाभिमान की, अपने धर्म की। तो अब सवाल आता है कि ठीक है, ये कहानी तो 1300 साल पुरानी है, आज हमारे लिए ये क्यों ज़रूरी है? ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये कुछ ऐसे यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है जो कभी पुराने नहीं होते। तो बप्पा रावल की लेगेसी से आज क्या सीखा जा सकता है? पहला लेसन, नेशनल प्राइड, अपनी कल्चरल आइडेंटिटी का सम्मान करना। दूसरा, समाज की एकता की ताकत, उन्होंने राजपूत, भीड़, ब्राह्मण सबको साथ लिया और एक मजबूत ताकत बनाई। तीसरा लेसन, सेल्फ रिलायंस, अपनी ताकत पर भरोसा करना। और आखिरी, स्ट्रेटेजिक फोरसाइट, यानी सिर्फ आने वाले खतरे का इंतजार मत करो बल्कि खतरे को उसकी जड़ में जाकर ही खत्म कर दो। तो आखिर में एक सवाल पर सोचना जरूरी है, हमारे इतिहास में और कौन से ऐसे भूले बिसरे पन्ने हैं जिनमें हमारे फ्यूचर को बनाने की चाबी छुपी है? बप्पा रावल जैसे हीरो की कहानियां हमें बस यही याद दिलाती हैं कि जब एक देश अपने स्वाभिमान के लिए एक हो जाता है तो फिर उसे कोई झुका नहीं सकता।